स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 41 के बारे में। और इसमें जैसा आप सभी को पता है, इस वक्त हम लोग वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 41 में कि पुराणों की संख्या कितनी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसकी रचना जो है लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। जो पुराण, उनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ये चीज़ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 1 मिनट रुक जाइए। प्रश्न नंबर 42 के बारे में बात करें। इसमें कहा जा रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जय संहिता। ठीक है, अब ध्यान सुनना, मैं क्या बात बोलने जा रहा हूँ। हर एक पॉइंट को मैं लिख नहीं सकता, लेकिन जो बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले 8,800 था, फिर 24,000 हुआ, फिर 1,00,000 हुआ। वो इसलिए क्योंकि उसमें जैसे क्या है कि कई चीज़ों को तोड़कर और एक्सप्लेन करके उसमें लिखते 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 उसको आज 1,00,000 हो गया कि लोगों को समझ में जल्दी आए, उसके कई चीज़ को एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, पहले क्या क्या था? जय संहिता। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। ये आर ओ 2014 में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, इस बार भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। यहाँ से तोड़ मरोड़ कर सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 43 है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राह्मी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो क्या थी? ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, ये भी मालूम होना चाहिए, तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता। जो ऋग्वेद के पुरोहित है उनको होता कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऋग्वेद से कौन से ब्राह्मण का संबंधित है। हम लोगों ने बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में, ध्यान देना। अगर आप सभी को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। प्रश्न नंबर 44 है। इसमें कहा गया है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान से। किससे संबंधित है? ईरान से। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाइए। 45 में ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय के लिए। ठीक है, तो ऋग्वेद में गाय को अघन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को उस समय मृत्युदंड या फिर देश निकाला की व्यवस्था जो है वेदों में दी गई थी, जो कि आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये सवाल यूपी पीसीएस 2008, 2017 और यूपी पीएससी के द्वारा कई एग्जामों में पूछा गया है, और ये ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी को। प्रश्न नंबर 46 है आप सभी के लिए। इसमें कहा गया ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, या माफ करें समझा जाता था। 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाय को। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को मालूम हो गया होगा अपने आप गाय को। ठीक है, क्यों गाय को? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि गाय को बहुत माना जाता था। उसे मारने और घायल करने पर देश निकाला और मृत्युदंड तक का भी वेदों में जिक्र है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो ये तो आसान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है। इसमें कहा गया है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतरजी खेड़ा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ठीक है,
तो इसमें क्या पूछा गया, भारत के स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनता प्रमाण मिले तो क्या हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। इस तरीके का सवाल हम लोग कई सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 सूची दिया गया है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है, मैं हूँ जब तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ए में लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, बी में लिखा है उत्तर वैदिक समाज, ये पॉइंट नंबर सी है जिसमें लिखा है ऋग्वैदिक समाज। एक पॉइंट नंबर डी होना चाहिए था, कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते वक्त वो छूट गया है, ये सब छोटी मोटी गलती होती रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डी में होना चाहिए था मध्यकाल। ठीक है, अब आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे, इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लो या देख लो। ठीक, डी में क्या है, मध्यकाल। अब सूची नंबर 2 में 4 पॉइंट है, जैसे ए में 1 में चारागाह, 2 में जमींदारी, 3 में कृषक और 4 में नगरीय। अब आपको मिलान करवाना है। पहले है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका संबंध हो जाएगा, ए का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, यानी कि इससे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का किससे संबंधित हो जाएगा, नगरीय से, ये चीज़ ध्यान देना। बी में उत्तर वैदिक समाज, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 यानी कि कृषक से। ठीक है, सी है ऋग्वैदिक समाज, इसका संबंध हो जाएगा चारागाह से, और डी वाला जो मैंने बताया था मध्यकाल, उसका संबंध हो जाएगा जमींदारी से। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगले जो वीडियो शुरू होगी वो होगी बौद्ध धर्म के बारे में। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आर ओ या UPPCS, उसके 1.5-2 महीना पहले कोशिश करूँगा, 1.5 महीना पहले तक पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।